जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिज़िक्स के उन क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो पिछले वर्ष में यूपी बोर्ड्स के फिज़िक्स के पेपर में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस में कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे और कुछ थ्योरेटिकल्स भी होंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल से बेस पे होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो थ्योरेटिकल होंगे और हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है, यानी कि क्वांटीकरण होता क्या है। इसको समझने के लिए चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कोई दो पिंड है, एक पिंड A है और दूसरा पिंड B है। समझते चलिए। क्वांटीकरण ये कहता है कि अगर किसी पिंड A से किसी पिंड B पे जब भी आवेश स्थानांतरित होता है, यानी इस वाले पिंड से जब भी कोई आवेश इस वाले पिंड पे आएगा तो वो सदैव इलेक्ट्रॉन्स के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ भी कोई मान लीजिए 4 यूनिट का आवेश इस पे से इस पे आया, तो श्योर सी बात है वो आवेश जो यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हुआ है वो किसके रूप में हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। तो ये समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जब इसका स्थानांतरण हुआ तो जब भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा वो एक पूर्णांक के रूप में होगा। पूर्णांक के रूप में होने का मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन से स्थानांतरित होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, 5, 6, 7 ऐसे इन्फिनाइट तक। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1/2 हो जाए या 0.7 हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन्स इस गोले से इस गोले पे स्थानांतरित होगा वो सदैव एक पूर्णांक के रूप में होगा। यही क्वांटमीकरण का या क्वांटीकरण का नियम है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैरड अपान मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। मतलब इनका और इनका एक ही भौतिक राशि है जो इनके मात्रक हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक चीज़ तो पहले से हमें मालूम है कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। किसका मात्रक है? एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन का मात्रक है। अब हमारा कन्फ्यूज़न मेन है इससे कि फैरड प्रति मीटर किस चीज़ का मात्रक हो सकता है। क्या ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो सकता है? हम अगर ये सिद्ध कर दें तो ये हमारा सवाल हल हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 पे फोकस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमने सीखा था कि हमारे पास अगर एक कोई गोला हो, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी हो, R या A, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, या तो A एज्यूम कर सकते हैं या तो R एज्यूम कर सकते हैं। तो इसकी धारिता का सूत्र हमने क्या जाना था? इसकी धारिता का सूत्र होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि C क्या है? धारिता है, और धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरड। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरड। और यहाँ पे 4 और पाई ये कांस्टेंट हैं, तो इनका कोई मात्रक होने का सवाल ही नहीं उठता। अब नेक्स्ट A की बात करें तो A क्या है? त्रिज्या है। A त्रिज्या है, तो त्रिज्या का मात्रक क्या हो सकता है? मीटर। त्रिज्या का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो यहाँ फैरड अपान क्या हो जाएगा? मीटर। यानी एप्सिलॉन नॉट का एक अन्य मात्रक फैरड अपान मीटर हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कूलाम मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैरड बटे मीटर ये किसका मात्रक है? एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट का। आशा करते हैं कि ये वाला भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछले कई सालों से पूछे जा चुके हैं। तो इसको समझने के लिए चलिए हम लोग कुछ चीज़ एज्यूम करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं जो आपके दैनिक जीवन में घटना घटित होती है। पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है ये चीज़। ये कहते हैं कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर, मतलब हम एज्यूम कर लें कि हमारे किसी सिस्टम में अनेक आवेश हैं, ये A B C D E F इतने आवेश हैं। तो ये कह रहे हैं कि अन्य आवेशों के कारण
अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों का सदिश योग किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल होगा, इन आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल होगा वो अलग अलग आवेशों, मतलब इसके कारण इस पर, इसके कारण इस पर और इसके कारण इस पर, या इन सभी के कारण जो इस पे बल लगेगा वो अलग अलग बलों की, मान लीजिए ये F1 बल लग रहा है, ये F2 बल लग रहा है, ये F3 है, ये F4 है और F5 है, और हम मान के चलते हैं ये F4 है और ये F5 है। अगर मान के चलें इस पर कुल बल F लग रहा है, कुल बल कितना लग रहा है F, तो जो ये परिणामी बल F होगा वो इसके 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 और इसके सदिश योग के बराबर होगा, इन सब के सदिश योग के बराबर होगा। दूसरी इसमें समझने वाली एक चीज़ है जो इसमें हमने नहीं लिखा है, फिर भी हम आपको समझाना चाहेंगे कि इसके कारण जो इस पे बल लगता है, यानी किसी इस आवेश के कारण इस पे जो बल लगता है वो इस आवेश के कारण इस पे लगने वाले बल से पूर्णतः अनिर्भर होता है, यानी इसके कारण इस पे जो बल लगेगा वो तनिक भी इसके कारण इस पर लगने वाले बल को प्रभावित नहीं करेगा। इसको हम थोड़ा दैनिक जीवन के एक एग्जाम्पल से समझना पसंद करेंगे। ऐसा मान के चलिए कि कोई चार मित्र हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। इन मान लीजिए कि सबसे पहले ए की मित्रता बी से हुई है, ए की मित्रता किससे हुई है, बी से। ऐसा हम मान के चलते हैं ए की मित्रता किससे हुई है, बी से। अब हम मानते हैं कि बाद में डी भी मित्र बनता है, सी भी मित्र बनता है। तो अगर इनके 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 कारण पूछा जाए इसमें कितना प्रेम है, इनके भाई ये और ये मित्र हैं, ये और ये मित्र हैं और ये और ये मित्र हैं, तो श्योर है इनके कारण इनके भी कुछ प्रेम होगा, इनसे और इनसे भी प्रेम होगा, इनसे और इनसे भी प्रेम होगा। तो श्योर सी बात है कि इनके पास जो कुल प्रेम होगा वो इनके 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 प्रेम के सदिश योग के बराबर होगा। इनका प्रेम प्लस इनका प्रेम और प्लस इनका प्रेम, इन तीनों के प्रेमों के सदिश योग के क्या होगा, बराबर। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, ए के कारण ए का जो बी के साथ प्रेम है या संबंध है वो कभी भी ए के डी के साथ प्रेम या संबंध को कभी भी प्रभावित नहीं करेगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और आशा करते हैं आपको अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आवेश का रेखीय घनत्व का अर्थ क्या होता है। तो उत्तर भी आपके सामने दिख रहा है, चाहें तो आप अपने इसको कॉपी पे भी लिख सकते हैं पहुँच करके। लिखा है किसी चालक अथवा अर्धचालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को उसकी रेखीय घनत्व कहते हैं। अब यदि कह रहे हैं, थोड़ा एज्यूम करते हैं, मान लीजिए हमारा कोई एक चालक तार है और उस पर आवेश का वितरण हुआ है, मान लेते हैं धन आवेश का वितरण हुआ है, तो इसका आवेश घनत्व क्या होगा। तो आवेश घनत्व का फॉर्मूला ये होता है, इसको आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और आवेश घनत्व कहता है कि किसी प्रति एकांक लंबाई में जितने आवेश उपस्थित हों उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आवेश घनत्व। यानी प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या इस चालक तार का आवेश घनत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। जिस प्रकार एक तार पर आवेशों का वितरण के कारण घनत्व जो उत्पन्न होता है वो रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, ठीक उसी प्रकार किसी पृष्ठीय या किसी क्षेत्रफली पृष्ठ पर आवेशों के वितरण के कारण जो घनत्व उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा बराबर Q/A या यस होता है, जहाँ A एरिया या यस सरफेस होता है। सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो आवेशों के बीच वैद्युत बल का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का नाम भी लिखिए। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र क्या होता है, F = 1/4πε0K Q1 Q2/r²। ये निहायत ईजी
प्रश्न है, फिर भी हमने इसको जोड़ा क्योंकि आप कभी कभी ज़्यादा कठिन कठिन प्रश्नों को देखते हुए सरल प्रश्नों को भूल जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कुलाम नियम से किन्हीं दो आवेशों Q1 Q2 पर लगने वाला जो बल होता है वो 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। अगर हम यहाँ बात करें जो प्रतीक हैं उनका मान क्या मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जो Q1 Q2 हैं ये क्या हैं, आवेश हैं, क्या हैं, आवेश हैं। और ये जो R है इन दोनों के बीच की क्या है, दूरी है। और यफ क्या है, यफ की बात करें तो यफ इन दोनों के बीच लगने वाला क्या है, बल है। इन दोनों के बीच लगने वाला क्या है, बल है। और अगर के की बात करें तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा के उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिसमें ये आवेश क्या है, स्थित हैं। यानी ये दोनों आवेश जहाँ रखे हैं उस माध्यम का के क्या है, परावैद्युतांक। अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट की तो एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग जानते होंगे, फिर भी हम आपको सामने एक बार इसको रखना चाहेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणित 10⁻⁻12। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, बार बार इसका मात्रक पूछा जाता है। अभी जैसा कि पीछे वाले प्रश्न में हमने देखा था, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिन प्रश्नों को आप भली भांति जानते हैं उस प्रश्नों को आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि जो नहीं जानते हैं वो इनको प्रश्नों को ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा है कूलाम नियम की क्या परिसीमाएं हैं। तो कूलाम नियम की परिसीमाएं ये अधिकतर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। तो पहली बात तो कूलाम नियम छोटे दूरियों के लिए नहीं कार्य करता है। छोटी दूरियों से हमारा तात्पर्य है किसी नाभिकीय दूरी, यानी किसी नाभिक के भीतर कूलाम नियम कार्य नहीं करता, वहाँ प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है। तो यानी अगर हम जानते हैं किसी नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 या कभी 14, इतने एबव होता है, 14 से 15 के एबव होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये कूलाम नियम है, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का जो नियम है वो 10⁻⁻5 मीटर की दूरी से कम दूरी पर 10⁻⁻15 मीटर 10⁻⁻15 मीटर से कम की दूरी पर मान्य नहीं होता। इन दूरियों पर नाभिकीय बल कार्य करता है। दूसरा चीज़ अगर हम बात करें, जो कूलाम नियम है वो केवल स्थायी आवेशों के लिए ही सत्य है, गतिमान आवेश के लिए ये नियम सत्य नहीं है। कूलाम का नियम किसी गतिमान आवेश पर लागू नहीं होता। अगर कोई आवेश गतिमान है तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है, न कि विद्युत बल कार्य करता है। तो यानी हम यहाँ दो चीज़ देख चुके हैं। पहला ये कि कम दूरियाँ, बहुत छोटी दूरियों के लिए कूलाम का नियम पालन नहीं करता। दूसरी बात ये कि अगर आवेश जब तक स्थिर है तभी कूलाम का नियम पालन हो सकता है, किसी गतिमान आवेश के लिए कूलाम का नियम पालन नहीं होता। तो समझ गए होंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ें। यहाँ एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, जल का परावैद्युतांक 80 है। अभी हमने पीछे वाले वीडियो में देखा परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। और के बराबर एक फार्मूला होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। के बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ अगर हम एप्सिलॉन कहें तो ये किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। और ये क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे, इसका हल हुआ है, तो इस पर हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी साल पूछा गया था, तो आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए हमने इसको जोड़ दिया है। और ये क्वांटाइजेशंस का सिस्टम पे प्रश्न हल होगा, क्यू बराबर या नहीं वाले फार्मूले पे। अगर आप लोग एक कूलाम आवेश है और अगर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस बात की गणना करना है, तो आपको 1 से 1.6 गुणित 10⁻⁻19 से भाग देंगे तो ईजिली आपका जो आंसर आएगा वो एक कूलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। आंसर में आपको दिख रहा होगा 6.25 गुणित 10⁻18, यानी एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कुछ है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। यानी यहाँ Q की वैल्यू दे रखे हैं जैसा कि आपको ये यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट बात करें, E की वैल्यू सबको मालूम है कि 1.6 गुणित 10⁻19 होता है। तो अगर इन दोनों में अगर हम भाग लगाएं तो आप लोग देख रहे हैं रिजल्टेंट कितना होगा, 2 गुणित 10⁻19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें
ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, मान लेते हैं कोई निश्चित दूरी पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F है। इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना है? F न्यूटन है। तो पूछ रहे हैं इससे आधी दूरी पर स्थित, इन दोनों से आधी दूरी पर स्थित, ठीक, देखेंगे हम लोग, इन दोनों से आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले विद्युत बल की हमें क्या करना है? गणना करना है, एफ डैश की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों पर और प्रोटॉनों पर आवेश की मात्रा समान होती है, वो ई ही होती है। लेकिन यहाँ पे चेंज होने वाली राशि क्या है? दूरी, यानी आर चेंज हो गया है। यहाँ चेंज क्या हुआ है? आर। तो अब हम लोगों से पूछा क्या गया है कि इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि आर क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बल के। यानी यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इन्वर्सली F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यानी अगर दूरी बढ़ रही है, किन्हीं दो आवेशों के बीच दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो बल का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। किसके क्रम में? स्क्वायर के क्रम में। तो दूरी पहले से क्या हुई है? आधी हुई है, यानी 1/2 हुई है दूरी। तो अगर स्क्वायर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1/4, पहले की अपेक्षा 1/4, जो कि इन्वर्स के रूप में आएगा, यानी नीचे। फिर ये अगर ऊपर जाएगा तो पहले के माफिक ये जो बल होगा वो 4 गुना हो जाएगा, यानी जो हमारे F डैश की वैल्यू होगी वो 4F के इक्वल होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि दो बिंदु आवेशों के बीच, हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक वैद्युत बल F है, इनके बीच एक वैद्युत बल कितना है? F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर, कह रहे हैं ये दूरी चेंज नहीं कर रहे हैं, को के 80 में रख दिया जाए तब उनके बीच बल कितना होगा। यानी कह रहे हैं कि इसको पहले हम लोग निर्वात में रखे थे, अब इसका माध्यम चेंज कर देते हैं, यानी इसको एक जल में रख देते हैं, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर माध्यम बदलता है, दो आवेश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, तो लगने वाला जो बल होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो नया बल आएगा हमारा Fm, यानी मीडियम में कोई बल, वो क्या होगा? पहले वाले बल के 80वें भाग होगा, यानी 80 भाग, उसका 80वां भाग होगा। तो यानी कि पहले के माफिक बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी परावैद्युत पदार्थ या किसी माध्यम में अगर हम किसी आवेश को रखते हैं तो पहले की अपेक्षा माध्यम में रखने पे उसके बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होता है। ओके, यानी कि यह वह ऊर्जा है, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन्स को, कोई एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम 1 वोल्ट की ऊर्जा दें या 1 वोल्ट से विभवांतरित करें, विभव इस पर लगाएं, और उसके बाद ये त्वरित हो, ठीक है। त्वरित होने पे ये जितनी, त्वरित गति करने पे ये जितनी ऊर्जा अपने में संचित कर ले, या U कह लीजिए या K कह लीजिए, जितनी ऊर्जा ये संचित कर ले उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ ध्यान देंगे -19 होगा, यानी -19 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। अब हम जानते हैं सदिश मतलब उसकी दिशा होनी चाहिए। सदिश राशियों से क्या तात्पर्य होता है? ऐसी राशियाँ जिसमें दिशा हो। तो कूलाम नियम की जो सदिश रूप है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस फॉर्मेट में। अगर आपको प्रश्न आता है कि कूलाम नियम के सदिश रूप की व्याख्या कीजिए, तो आप ये इतना लिख देंगे, ठीक है, जैसा कि आपके बोर्ड पे दिख रहा है। अतः बिंदु Q1 Q2 के कारण कार्यरत जो बल होगा वो एक दूसरे से परिमाण में समान होंगे। दोनों का परिमाण क्या होगा? समान, लेकिन दिशाएं क्या होंगी? विपरीत होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। पूछा गया है कि 1 कूलाम 1.5 गुणित 10⁻³ कूलाम, यानी Q की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितना? 1.5 गुणित 10⁻³ और इन्होंने इसके साथ साथ F यानी बल भी दे रखा है।
तो पूछ रहे हैं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई की गणना करना है। तो ई बराबर होता है F/Q। अभी पीछे के क्वेश्चंस में हमने देखा था ई बराबर होता है F/Q। तो हम लोग सबसे पहले F की वैल्यू रखेंगे, फिर Q की वैल्यू रखेंगे और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 1500 न्यूटन प्रति कूलाम। आप आंसर कैसे हल करेंगे वो अगर हम बात करें तो ऊपर 2.25 है और नीचे कितना है 1.5 है। तो सबसे पहले हम ऊपर भी 100 का गुणा करवा देंगे और नीचे भी 100 का गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो ऊपर और नीचे जब 100 का गुणा होगा तो कुछ इस टाइप से फॉर्मेट आएगा हमारा 225/150। और उसके बाद बात करें गुणा, ये 10⁻³ नीचे है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻3। अगर और भी आगे बात करें तो ये एक 10⁻, ये 0 इस 10⁻3 को काट के ये 2 कर देगा। तो यहाँ पे 15 का अगर हम भाग लगाएं इससे तो 15 और बचेगा कितना 7, तो ये हो जाएगा टोटल 75। तो 15×5 = 75, यानी हमारा जो आंसर आएगा 15 × 10⁻2, यानी टोटल मिला के बात करें तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो है 1500 न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा 1.5 कूलाम और बल, यानी ये दोनों क्वेश्चंस एक ही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे Q की वैल्यू दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में Q की वैल्यू कितना दिए हैं 5 × 10⁻⁻8। उसके बाद इन्होंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E दे रखे हैं। E की वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने 450 वोल्ट प्रति मीटर। आप भ्रमित नहीं होंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इन दोनों कितनी दूर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 होगी। तो यहाँ R पूछा जा रहा है, हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है R। तो R की वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एकल आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र। तो एकल आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पे E की वैल्यू हमें मालूम है, अभी जस्ट हमने निकाला 450 है। Q की वैल्यू भी हमें मालूम है 5 × 10⁻⁻8 है। बस हमें R की वैल्यू नहीं मालूम है। तो R की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ बारी बारी से सबका मान रखेंगे। तो E की वैल्यू कितनी है 450, E की वैल्यू 450 है। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9। उसके बाद अगर Q के मान की बात करें तो Q का मान अभी हम लोगों ने देखा 5 × 10⁻⁻8 है। इसको हम यहाँ लिख देंगे 5 × 10⁻⁻8 बटे R की वैल्यू निकालनी है, बटे R² की वैल्यू निकालनी है। अगर हम देखें तो यहाँ जो कटने वाली राशि होगी, अगर 9 × 45 और अगर इस 5 से भी इसको काटेंगे तो यहाँ पे शेष कुछ भी 1 बचेगा। तो R² का अगर इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा R² बराबर इधर बचने वाली राशि होगी 10�9 और 10�8। अगर इन दोनों को हम घटाएं तो ईजिली हम देखेंगे यहाँ आएगा कितना 10⁻1 और इधर अभी 10 बचा था। ठीक है, यहाँ ये पूरे कट गए थे तो यहाँ 10 बचा था और इधर भी कितना बचा है 10, यानी ये 10 का R² और ये 10 है तो कट जाएगा आपस में, कितना बचेगा R² बराबर 1। अगर केवल R की वैल्यू की बात की जाए तो 1 आएगा। तो यानी उनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 1 मीटर। यानी इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा 1 मीटर। कितना आंसर आएगा 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों। तो यहाँ बात करें, हम जानते हैं F बराबर ma होता है। ये फार्मूला आप लोग चैप्टर नंबर 2 या 3 में कक्षा 11 में पढ़ा था। तो वहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग देखेंगे अगर सब पे बल समान लग रहा हो, किन्हीं दो पिंडों पे बल समान लग रहा हो और तो त्वरण की गणना करना हो तो A बराबर होगा F/m। ठीक, यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं। अगर ये समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं, अगर E इक्वल है तो श्योर है बल भी इक्वल होगा,
क्यों इक्वल होगा? क्योंकि इन पर आवेश की मात्रा क्या है? समान है। इन दोनों में अंतर अगर कुछ होगा तो केवल द्रव्यमान में अंतर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान और प्रोटॉन्स का द्रव्यमान डिफरेंट होता है, लेकिन इन दोनों के आवेश सेम होते हैं। तो द्रव्यमान पे ही डिपेंड करेगा कि किसका त्वरण ज़्यादा हो। तो यहाँ चूँकि द्रव्यमान त्वरण के साथ इन्वर्स में है, यानी अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो त्वरण क्या होगा? कम। तो पूछा जा रहा है कि त्वरण किसका अधिक होगा, तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है और किसका कम? आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो द्रव्यमान होता है वो कम होता है किसके सापेक्ष? प्रोटॉन के। तो यहाँ हम लोग देखेंगे जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण ज़्यादा होगा। तो यहाँ द्रव्यमान किसका कम है? इलेक्ट्रॉन्स का। तो त्वरण किसका ज़्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। यानी हम कह सकते हैं कि समान वैद्युत क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रखे हों तो जो हल्का होगा उसी पे त्वरण ज़्यादा होगा। तो हल्का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा त्वरित कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित कण के भार को, एक कोई आवेशित कण है, उसके भार को एक वैद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है? इसका आंसर आपके स्क्रीन पे है, आप इसको रोक कर लिख सकते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको केवल देख के लिख लीजिएगा। हम न्यूमेरिकल्स पे ही चर्चा करेंगे केवल। और देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है। एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस कितनी है? 1 मीटर है। इसकी रेडियस कितनी है? 1 मीटर। हम लोग देखेंगे इसका रेडियस r 1 मीटर का है। ठीक है। उसके बाद चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E की वैल्यू दे रखे हैं। यहाँ पे इन्होंने किसकी वैल्यू दे रखी है? E की। E की वैल्यू कितनी है? 900। कितना है? 900। उसके बाद बात करें तो ये पूछना चाहते हैं कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाए, गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए? आवेश दिया जाए का मतलब है ये, सॉरी यहाँ मिस प्रिंट से आदेश हो गया है जबकि यहाँ आवेश होना चाहिए था। ये पूछ रहे हैं कि 1 मीटर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है तो उसे कितना आवेश दिया जाए, यानी Q की वैल्यू क्या हो जिसके लिए ये वैद्युत क्षेत्र 900 हो जाए। तो किसी गोलीय चालक के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो E बराबर होता है 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, जहाँ R क्या है? इस गोलीय चालक की त्रिज्या है। R क्या है? इस गोलीय चालक की क्या है? त्रिज्या है। तो इसको हल करना चाहें हम लोग तो E की वैल्यू 900 है। E की वैल्यू कितनी है? 900। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 900 बराबर 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणित 10 के घाते 9। नेक्स्ट अगर बात करें क्यों की तो वैल्यू ऑलरेडी दे रखे हैं। क्यों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब मुझे क्यों की वैल्यू मालूम करना है, बटे R की वैल्यू 1 है। तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 10 के घाते 9 है तो ये इससे एक बार कटेगा तो यहाँ बचेगा केवल 10 के घाते 7। और मुझे Q की वैल्यू निकालनी है तो Q बराबर हो जाएगा 10⁻⁻7। ओके, सॉरी यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कहीं। यहाँ से देखना चाहें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10⁻⁹ होगी, क्योंकि यहाँ जो दूरी दिया हुआ है हमने 1 मीटर माना था और जबकि दूरी दिया है 0.1 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा 10 के घाते -9 कूलाम। आगे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं वीडियो लंबा होने के कारण सोच रहा हूँ कि आपको होमवर्क में दे दूँ। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं आगे के, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगाने का प्रयास करिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा। इन सब क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। ये आपके सामने है प्रश्न, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इस वजह से मैं इन सबको हल नहीं करवा रहा हूँ, हालांकि इसमें सब मैंने हल करके रखा हुआ है। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिएगा, मैं इनका हल ज़रूर करवाऊँगा। ये सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स के, तो इसीलिए मैंने इसको ऐड किया हुआ है। इसका हल नहीं है तो आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, तो मैं इसको ज़रूर हल करवाऊँगा। ये सभी क्वेश्चंस इसके तो हल दिए हुए हैं सामने आपके, आप देख सकते हैं इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के प्रमेय को गणितीय रूप में लिखिए। तो गाउस का प्रमेय क्या है आप लोग ईजिली जानते हैं, अपसाइलन बराबर क्यू अपान अपसाइलन नॉट, सॉरी फाई बराबर होता है क्यू अपान अपसाइलन नॉट, ठीक है। जहाँ क्यू क्या है बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश और अपसाइलन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है और ये क्या है वैद्युत फ्लक्स है। नेक्स्ट बात करें, इसका तो आंसर दे रखे हैं ऑलरेडी और ये लास्ट पेज हो गया। और ये हम आपको बताना चाहते हैं कि ये दो चीज़ें, एक किताब और एक पेन, ये आपके माइंड की जो बत्ती है वो जला देंगे, यानी आपकी दिमाग की बत्ती को जला देंगे। इसलिए आप इसकी और इसकी सहायता लेना ना भूलिए और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो इसके लिए हम लगातार मेहनत करेंगे आपके साथ और आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।